हो सकता है आप अपना डिसीजन चेंज कर दो कोल इंडिया में जाने का। पहले E2 से ले जाते हैं, अभी E1 मतलब ग्रेड डाउन कर दिया। असिस्टेंट मैनेजर इस बार नहीं दी जाएगी, इस बार दी जाएगी ऑफिसर पोस्ट। जगह पे यहाँ पे ना मॉल है, नहीं ठीक है, ना ज़ेप्टो है ना ज़ोमैटो है, कुछ नहीं चलता। ध्यान से जाना, वाइसली चूज़ करके जाना, ठीक है? मैं कुछ भी टेक्निकल सीखने को मिलेगा। अब ईच सब्सिडरी हेडक्वार्टर के अंदर एक आता है एरिया हेडक्वार्टर। सैटरडे ऑफ नहीं होता है। क्या इसमें कोई इंटरव्यू है? क्या इसमें कोई ग्रुप डिस्कशन है? क्या इसमें कोई ग्रुप टास्क है? बहुत कम चांस है कि आप पूल इंडिया में कुछ भी सीखने को मिले आप। वन पेपर टू एक ही सिटिंग में होने वाला है, दोनों के 100 मार्क्स हैं, ठीक है? टोटल 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है? पीटी के थ्रू ले रहे हो, सो आप असिस्टेंट मैनेजर बना रहे हो कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में नहीं है कि अगर आपने पेपर 1 में 25 मार्क्स लाए और पेपर 2 में 100 में से 90 मार्क्स लाए तो आप क्वालीफाई होगे, नहीं। 4 साल काम करोगे सेम ग्रेड पे सेम सैलरी पे, बस ईयरली इंक्रीमेंट होगा 3% का। या तो आप ये हमारा पैसा किसी पीएफ फंड में डाल दो, राइट? कुछ तो प्रॉफिट मिले, फुली टेक्निकल काम के लिए देख रहे हो, सो दिस पोस्ट इज नॉट फॉर यू। नहीं, आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में नहीं होगी। साइनिंग कहाँ होगी? शहर से बाहर। आप सिटी में नहीं रहोगे। अगर आप कोल इंडिया जाना चाहते हैं, अगर आप सिस्टम्स डोमेन के लिए कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे सच्चाई की, एक ऐसे ट्रुथ की जो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बनाना ज़्यादा जिम्मेदारी का काम समझा है। ये वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई भी ऑफिशियल कागज़ या ऑफिशियल पीडीएफ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। अ, हो सकता है आप अपना डिसीजन चेंज कर दो कोल इंडिया में जाने का। सबसे पहले पोस्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? तो जो पोस्ट इन्होंने निकाली है उसका जो डेडलाइन है वो है 11/6, और ओपनिंग डेट है 12 मई। सो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो फटाफट बिना देरी किए 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। सो आप लोग जल्दी जल्दी इसको फॉर्म को फिल करेंगे और लास्ट डेट इसकी एग्जैक्ट 1 महीना बाद रखी गई है। सो सीबीटी अप्रॉक्सीमेटली लास्ट डेट के बाद 45 से 60 दिन के बाद ही होता है। सो आप लोग को अभी टाइम है, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। पेपर बहुत टफ नहीं आता सिस्टम्स के लिए। अगर आप गेट के लिए एक बार भी पढ़े हैं सो पेपर आपके लिए बहुत ईजी होगा। बस आपको थोड़ा सा सिलेबस में अभी मैं डिस्कस करूँगा सिलेबस भी, लेकिन बस क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, सो पेपर 1 के लिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आप लोग फटाफट बिना देरी किए एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। सिस्टम्स पोस्ट के लिए जो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है वो क्या रखी है, ये चीज़ देखो। रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट क्लास डिग्री इन बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, यानी बीई कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी, आईटी फील्ड के लिए भी ये पोस्ट ओपन करके रखी गई है। और एनी डिग्री, फर्स्ट क्लास डिग्री विथ एमसीए, ठीक है? अगर आप एमसीए किए हैं और अगर आप पास्ट हैं, बैकलॉग नहीं है, सो आप ये सिस्टम्स के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है ना? यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें मैंने लगा के रखी हैं कि आपके बीटेक में कितने परसेंटेज होने चाहिए। अ, अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एसटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड एससी के लिए वो 55% पे अप्लाई कर देते हैं। अच्छा भैया, क्या ये पोस्ट फाइनल ईयर वालों के लिए एलिजिबल है या कोई अगर फाइनल सेमेस्टर में तो उसके लिए एलिजिबल है? अगर बेटा आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो डिग्री है वो आपके हाथ में 31 अगस्त 2026 तक आ जाती है, 31 अगस्त 2026 तक आ जाती है, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है? आप एलिजिबल हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? आप अप्लाई कर देना, ठीक है? कैसे करना है भैया? अप्लाई करते समय क्या करें, आप जितने भी सेमेस्टर तक की मार्कशीट आपके हाथ में है उसका एक सिंगल पीडीएफ बनाओ, और जहाँ पर भी उन्होंने मार्कशीट अपलोड का बोला है या डिग्री अपलोड का बोला वहाँ पर अपलोड कर दो, ठीक है? सो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट, हमारी पोस्ट कितनी आई है भैया? पोस्ट आई है बेटा हमारे पास 43, दैट इज 43 पोस्ट है हमारे पास सिस्टम्स के लिए, ठीक है? जिसमें 19 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी का है, 4 पोस्ट ईडब्ल्यूएस का है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 11 है, और कोई भी इस साल बैकलॉग वैकेंसी नहीं आई है। मतलब ऑल 43 वैकेंसीज आर फ्रेश, ठीक है? सो अपनी कैटेगरी वाइज आप लोग देखो और अप्लाई करो, ठीक है? अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो डिसीजन ऑफ चेयरमैन होगा। अच्छा, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर, तो भैया क्या लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस में? सिलेक्शन प्रोसेस में पहली बात जो है वो एक ही चीज़ है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब आप सेंटर पे जाओगे, आप बैठोगे, आपके सामने पेपर आएगा, आप फिल करोगे। अगर आपने सीबीटी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लिया सो यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है? ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? क्या इसमें कोई इंटरव्यू है? क्या इसमें कोई ग्रुप डिस्कशन है?
क्या इसमें कोई ग्रुप टास्क है जैसे IOCL वगैरह में होता है? नहीं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट वे है किसी भी PSU में एंटर करने का, कि आपको इंटरव्यू नहीं देना है, आपको ग्रुप डिस्कशन नहीं देना है, आपको ग्रुप टास्क नहीं देना है। सिंपल CBT एग्जाम से ही आपका सारा वारा न्यारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपने वेरिफिकेशन के टाइम पे गलत डॉक्यूमेंट कोई भी सबमिट किए होंगे अगर आपने एप्लीकेशन भरते समय, सो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो टेस्ट सिटीज आपको चूज करने को मिलेगा। कैंडिडेट्स में ऑफ फॉर 3 टेस्ट सिटीज इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस कैन नॉट बी चेंज। 3 टेस्ट सेंटर्स आप लोग को चूज करने को मिलेंगे, आप लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से चूज करना। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। देखो इसमें क्या होगा भैया, पहले जो होगा ना वो पेपर 1 और पेपर 2 100 मार्क्स के ईच होने वाले हैं, तो प्रिपेयर है ना। पेपर 1 पेपर 2 एक ही सिटिंग में होने वाला है, दोनों के 100 मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, और पेपर 1 में क्या चीज़ आएगा वो चीज़ देख लो, वही चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। अगर आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया तो पेपर 2 आपको आराम से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, पेपर 1 में क्या चीज़ आएगा देखो, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। एंड पेपर 2 डोमेन स्पेसिफिक है, सो वो चीज़ आपको परेशान नहीं करने वाली है। अच्छा, क्या भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सवाल गलत भी करोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। क्या अनअटेम्प्टेड के लिए कुछ है? नहीं। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के भी आते हो तो उसके लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, एक और चीज़, पेपर बाईलैंग्वेज में है, दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश। अगर हिंदी कहीं पर भी मिसप्रिंट होता है या कहीं भी इंग्लिश का हिंदी मीनिंग वो लोग गलत निकाल के प्रिंट कर देते हैं, तो जो इंग्लिश है वही आपका फाइनल वर्जन मान के पेपर को वैलिड माना जाएगा, दैट इज़ उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 40 मार्क्स। अगर आप दोनों पेपर में, ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेपर 1 में 25 मार्क्स लाए और पेपर 2 में 100 में से 90 मार्क्स ले आए तो आप क्वालिफाई होगे, नहीं, आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, सो 40 मार्क्स है ईच पेपर में क्वालिफाई होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए 35 मार्क्स है और SC ST के लिए 30 मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, ओके, सो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही बनेगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा सेम मार्क्स पाता है उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा कि क्या उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या नहीं है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस हाई दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई कंपनी में काम करता है और वो आना चाह रहा है, सो उस टाइम पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आप लगा सकते हो। दूसरा, आप DV के टाइम, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी सबमिट कर सकते हो, या आप जब ज्वाइन करने आओ उस टाइम पे भी आप अपनी कंपनी से लिखवा के ला सकते हो कि हाँ ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ चुका है और ये यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। दैट्स इट। 3 तरह से आप NOC जमा कर सकते हो, पहला जब आप अप्लाई करने वाले हो, दूसरा जब आप DV के टाइम पे आने वाले हो, या तीसरा जब आप ज्वाइन कर रहे होगे तब। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देख लेना, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, दैट इज़ 1,000 है फॉर जनरल, OBC एंड EWS, और आई गेस SC ST PWD के लिए कोई फीस नहीं है। अपर एज लिमिट देख लो, अपर एज लिमिट क्या दिया हुआ है, 30 ईयर्स है। OBC के लिए 3 साल और बढ़ा लो, दैट इज़ 30 + 3, दैट इज़ 33। और जनरल कैटेगरी के लिए, सॉरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल है, तो इसमें 30 + 10 40। OBC अगर कोई PWD है तो उसके लिए 43 ईयर्स, मतलब 56 साल से अगर कोई ज़्यादा होगा तो किसी भी कैटेगरी में हो उसको जॉब नहीं मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, 56 साल से कौन ही अप्लाई करेगा। ठीक है, बाकी ये कैटेगरी वाइज आपका जो भी बेनिफिट आपको मिलेगा उसके बारे में मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ये PDF में डायरेक्टली ग्रुप पर डाल दूंगा। सो जो भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जा करके जुड़ जाएँ, और ये PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली SC ST कैटेगरी के लिए सब कुछ मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब कंपनसेशन अमाउंट ये मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। जो मैं आपको ये बता रहा था कि क्यों आपको नहीं ज्वाइन करना है या क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप ना ज्वाइन करो, तो ये वही रीज़न है। मैं अभी आपको इसको डिस्कस करूँगा आगे, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा कि आपको मिलने क्या वाला है। सो डियरेंस अलाउंस, दैट इज़ DA, HRA, prerequisite and allowance under the cafeteria approach including performance related pay, that is PRP, as applicable for the post. So benefits such as leave, medical facilities, CMPF, CMPS, gratuity, CL, executive defined contribution pension scheme will be admissible.
ठीक है, पोस्टिंग के बारे में भी आगे ही बात करेंगे। सर्विस बॉन्ड देख लेते हैं। सर्विस बॉन्ड क्या बोलता है? 60 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जब भी आप लोग ज्वाइन करोगे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, उसी टाइम से आपका बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी। 5 साल आपको काम करने हैं इस कंपनी में, और अगर आप 5 साल के पहले जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपको 3 लाख रुपए देकर के जाना होगा। और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि द सम ऑफ 5,000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स द बॉन्ड मनी विच विल बी रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस सर्विस। अगर आप 5 साल कंपनी में रहते हैं तो बॉन्ड का पैसा आप लोग की सैलरी से जैसे ही आप ज्वाइन करोगे 5-5 हज़ार करके कटने लगेगा। ठीक है, और जब भी आप 5 साल पूरा करोगे आपको पूरा पैसा 3 लाख आपको वापस कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ सीएल वालों से कि वाई नॉट इंटरेस्ट? आपने ये पैसा रिफंड करना विदाउट इंटरेस्ट क्यों समझा? या तो आप ये हमारा पैसा किसी पीएफ फंड में डाल दो, राइट, कुछ तो प्रॉफिट मिले, लाइक 3 लाख रुपए आप हमारे ले रहे हो, ठीक है, बाकी किसी पीएसयूज में आई गेस ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ले रहे हो और आप फिर से हमको 3 लाख वापस कर रहे हो, सो इसका कोई फ़ायदा नहीं है एज ए एम्प्लॉयर। एज ए एम्प्लॉयर अगर मैं सोचूं तो मेरा पैसा बस जमा हो रहा है 3 लाख, और 3 लाख मुझे मिल रहा है, मुझे कहीं भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला। अगर मैं इसको कहीं इन्वेस्ट करता तो मुझे, ऑब्वियस सी बात है, 3 लाख इन्वेस्ट करता तो मिनिमम से मिनिमम 4 लाख, 3.5 लाख, कुछ भी मिलता, 20 हज़ार मिलता, बट मिलता। ठीक है, सो एज ए एम्प्लॉयर ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन की नीड है सीएल वालों, सो ये देख लेना अपना। मेडिकल एग्ज़ाम जस्ट लाइक मेडिकल टेस्ट होगा आपकी बॉडी का। सो जो भी डिसीजन है वो सीएल देखेगी क्या करना है, कैसे करना है। अप्लाई कैसे करना है वही चीज़ देख लो कि कैंडिडेट सेल अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन सीएल वेबसाइट www.coalindia.com अंडर कैरियर विद सीआईएल जॉब्स एट कोल इंडिया लिमिटेड सेक्शन, और यहाँ पर पे जाके आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर मैं दिक्कत आ रही है, कैसे भरना है, क्या करना है, सो वो मैं सब सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं अच्छे से। अपलोड देयर फुल सेमेस्टर वाइज टाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर किसी कंपनी में आप काम करें, आपको एक्सपीरियंस है चीज़ों का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी वाले अपना सर्टिफिकेट लगा देना। ओबीसी वालों के लिए जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सारा लगाना है। ठीक है, और इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शंस जो भी हैं वो भी अपना जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, जब आप टेस्ट के लिए आएंगे तो आपको कोई टीए और डीए नहीं दिया जाएगा, चाहे आप SC ST हो, PWD हो, जनरल हो, EWS हो, किसी को भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आते इस टाइम कोई भी टीए और डीए नहीं दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ उसके बारे में जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मुझे आया था वो आया था, क्या भैया हमारी पोस्टिंग, सिस्टम की पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगी? क्या हमारी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगी, क्या लगता है? नहीं, आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में नहीं होगी। सबसे पहली बात समझो एक ट्री डायग्राम से। ठीक है, जो कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है वो कॉरपोरेट हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है, ये क्या है, कॉरपोरेट कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर है कॉरपोरेट वाला। ये कौन हेड करता है, कौन मालिक होता है? भैया चेयरमैन यहाँ बैठता है। ठीक है, अब इनकी जो है वो अलग अलग सब्सिडरीज हैं। कितनी सब्सिडरीज हैं? देयर आर 11 सब्सिडरीज। ठीक है, सब्सिडरीज जिसमें कौन बैठता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठता है, जैसे बीओडी बैठता है। अब जैसे मैं बता देता हूँ कुछ सब्सिडरीज के नाम, लाइक एनसीएल हो गया, एसईसीएल हो गया, ईसीएल हो गया, बीसीसीएल हो गया, ऐसे बहुत सारी इनकी सब्सिडरीज हैं। अच्छा, इन सब्सिडरीज का अपना अलग एक हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो सब्सिडरी हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको। अब ईच सब्सिडरी हेडक्वार्टर के अंदर एक आता है एरिया हेडक्वार्टर। ठीक है, एक आता है एरिया हेडक्वार्टर, और फिर आता है इसके नीचे सब एरिया, जिसके अंदर ओरिजिनल में, क्योंकि कोल फील्ड है ना, तो कोल की माइनिंग होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना पैटर्न समझ में आ रहा है? सो अब आपकी पोस्टिंग भैया कहाँ पे होगी यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे तो ढेर सारे आपने हेडक्वार्टर बता दिया, आपने बता दिया कोलकाता का मेन हेडक्वार्टर है, फिर सब्सिडरीज का अपना अपना अलग हेडक्वार्टर है, फिर एरिया का अपना अलग हेडक्वार्टर है। अच्छा, यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे होते हैं जनरल मैनेजर। और यहाँ इसको कौन हैंडल करता है भैया? एरिया हेडक्वार्टर्स को कौन मैनेज करता है?
सब एरिया मैनेजर या एरिया मैनेजर्स वगैरह यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? आपकी पोस्टिंग होगी एरिया हेडक्वार्टर में। कहाँ पे होगी? एरिया हेडक्वार्टर। एरिया हेडक्वार्टर किसके पास में होता है? सब एरिया के पास में, जहाँ पे माइनिंग होती है। तो माइनिंग कहाँ होगी? शहर से बाहर। आप सिटी में नहीं रहोगे, आप रहोगे एरिया हेडक्वार्टर में। तो सबसे पहली बात, आपका पोस्टिंग कोलकाता में नहीं होने वाला है। सिस्टम्स के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हो ध्यान से सुन लेना। आपकी पोस्टिंग होगी बहुत ही आउट ऑफ सिटी में भी हो सकती है, या एरिया हेडक्वार्टर पर डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन कौन सा दिया जा रहा है आपको। बहुत सारी एरिया हेडक्वार्टर ऐसी जगह पे है जहाँ पे ना मॉल है, नहीं, ठीक है, ना जेप्टो है, ना जोमेटो है, कुछ नहीं चलता। ध्यान से जाना, वाइजली चूज करके जाना, ठीक है। आपको डिपेंड करता है कौन सा वाला सब्सिडरी के अंदर, कौन से सब्सिडरी के हेडक्वार्टर की कौन से लोकेशन में, एरिया में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पे एनोमली की, जिसके बारे में मैं बात करने वाला था। पे एनोमली क्या थी इसमें? ये जो गेट 2024 हुआ था ना, गेट 2024 के टाइम पे इन्होंने बोला कि जो भी मैं मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए हायर करूंगा, वो करूंगा इवन ग्रेड के लिए, जिसका बेसिक पे होगा 50,000, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि इस एमटी को मैं 1 साल तक ट्रेनिंग कराऊंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, इसको असिस्टेंट मैनेजर बना दूंगा E3 ग्रेड पे, और जिसका बेसिक पे होगा 60K, ठीक है। यही बोला उन्होंने। मतलब 1 साल में, आप ध्यान से सुनना, 1 साल में आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते कोल इंडिया में विद बेसिक पे ऑफ 60K। अच्छा, अब क्या हुआ? अभी जो ये लोग सीबीटी से हायर कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, भैया मैं इवन ग्रेड पे हायर करूंगा, मतलब सॉरी, यहाँ पर M2 E2 ग्रेड में लिया था, ठीक है। तो अभी क्या किया, सीबीटी में इवन ग्रेड से ले रहे हैं, मतलब इन्होंने क्या किया, पहले E2 से ले रहे थे, अभी इवन, मतलब ग्रेड डाउन कर दिया, इवन से लेंगे। और बेसिक रखा है 60,000, बेसिक 60,000 रखा है। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि 3 साल आपको सेम इवन ग्रेड में काम करना है 60,000 पे, और आपको पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर इस बार नहीं दी जाएगी, इस बार दी जाएगी ऑफिसर पोस्ट। आपका ग्रेड डाउन है, आप सेम ग्रेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के पूरा 4 साल काम करोगे सेम ग्रेड पे, सेम सैलरी पे, बस ईयरली इंक्रीमेंट होगा 3% का। वो तो हर पीएसयू में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बनोगे, आफ्टर 4 years यू विल गेट असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट विद बेसिक पे ऑफ 80K। जब आप सीबीटी के थ्रू ले रहे हो, सो आप असिस्टेंट मैनेजर बना रहे हो कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में। डेट 2024 से कितने साल में? 2 साल में। 2 साल नहीं, 1 साल में, क्योंकि 1 साल आपका ट्रेनिंग में जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि अगर आप कोल इंडिया चूज कर रहे हो, सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पहले गेट 2024 के टाइम पे आप असिस्टेंट मैनेजर बनते 1 साल में, और अभी आप सीबीटी के थ्रू बनोगे 4 साल में। ये भी एक रीज़न हो सकता है आपको कोल इंडिया जाने से रोकने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी। अच्छा, क्या भैया ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, ये डायरेक्टली आपको काम कराएंगे, इज़ लाइक अ ऑन जॉब ट्रेनिंग, और आपको साइट पे जाके काम करना पड़ेगा। सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक काम नहीं करवाया जाता, लाइक मैकेनिकल वाला काम भी कंप्यूटर साइंस वाला कर रहा होता है, वैसे ही यहाँ पर भी काम होगा। दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, आपको साइट्स पे जाना होगा, आपको जो भी काम वो लोग दे रहे हैं वो काम करना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रिक्टनेस की बात करें अगर, तो एज सच कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ठीक है, कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आप आराम से यहाँ पर रह के काम कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टनेस के नाम पे मैं इसको रेट करूँगा कि 5 आउट ऑफ 10, ठीक है। और भी कम स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पर, ठीक है। डीए की बात करें तो डीए आपको मिलेगा 54.1% डीए मिलेगा, 54.1%। एचआरए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको क्वार्टर मिलता है, आपको एरिया हेडक्वार्टर के अंदर रहने के लिए दिया जाएगा, इसलिए आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। क्या भैया मुझे यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा? बहुत कम चांस है कि आप ऑल इंडिया में कुछ भी सीखने को मिले आप, बिकॉज सारा काम जो है वो एक मैनेजरियल वर्क है, ठीक है। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट दिस इज़ ट्रू। और मैंने बात की है वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनियों से, मुझे जो पता चला है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कि आपको आपको बहुत कम चांस है कि आपको कोल इंडिया में कुछ भी टेक्निकल सीखने को मिलेगा। सारा का सारा काम क्या है? मैनेजरियल वर्क है। आपके अंदर काम करने वाले रहेंगे, आपको उनको बस मैनेज करना है, ठीक है। डीलिंग का काम है, जितने बड़ी आप डीलिंग कर सकते हो, लाइक बातें बना सकते हो,
तो आप यहाँ पर जा सकते हो। अगर आप फुली टेक्निकल काम के लिए देख रहे हो, सो दिस पोस्ट इज नॉट फॉर यू। ठीक है। एक चीज़ और ऐसी बताऊंगा जो आपके होश उड़ा सकती है, दैट इज कोई भी सैटरडे में फुल डे लीव नहीं है। दैट इज सैटरडे और संडे जो कॉर्पोरेट ऑफिस बंद रहती है, मैनी पीएसयूज में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बट कोल इंडिया लिमिटेड में सैटरडे ऑफ नहीं होता है। सैटरडे हाफ लीव होती है, हाफ डे होता है। दैट इज सैटरडे और संडे जो और कॉर्पोरेट में बंद रहता है, यहाँ पर आपको हाफ डे मिलता है और यहाँ पर फुल डे है। अगर आप कोलकाता में हैं, कोलकाता दैट इज कॉर्पोरेट ऑफिस, उस टाइम पे आपको सैटरडे भी ऑफ मिलेगा, संडे भी ऑफ मिलेगा, बट एरिया हेडक्वार्टर या सब्सिडरी हेडक्वार्टर में आपको सैटरडे हाफ डे आना ही पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है। छुट्टी की बात करें अगर हम, तो भैया ईएल दैट इज अर्न लीव 30 मिलती है आपको साल में। सीएल आपको 12 मिलेगी एक साल में। एचपीएल दैट इज हाफ पे लीव आपको 20 मिलेगी। और आपको कोई लीव ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा, दैट इज नो एलटीए विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, जो कि कई सारे पीएसयूज में या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में होती है। ठीक है, बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी।